बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय होल बीएसएन कम्युनिटी। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एएनएस की फार्माकोलॉजी को डिस्कस किया था, जिसमें मेनली हमने एएनएस की एनाटॉमी देखी थी। इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम एएनएस के फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले फंक्शंस पढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ एएनएस सिस्टम। ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस, जिसमें सिम्पैथेटिक सिस्टम आता है और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आता है। ठीक हो गया। अब इन फंक्शंस को डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जब हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होता है तो हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ठीक है, यानी इसका यह मतलब है कि जो हमारी आंखों में प्यूपिल है वो डायलेट कर जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और इसके अलावा क्या होता है, हमारा जो हार्ट है, इस पर क्या इफ़ेक्ट आता है, जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी है। ठीक है, सबसे पहले तो हार्ट रेट हमारा इंक्रीज़ कर जाएगा। इंक्रीज़ करने की वजह क्या हुई, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ हुई तो हार्ट रेट इंक्रीज़ हुआ। इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा हमारा बीपी, ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज़ करेगा। वो क्यों करेगा इंक्रीज़, वही मैं आपको अभी बताती हूँ जी क्यों करेगा। इसके अलावा जो कार्डिक आउटपुट होता है, ठीक है, वो भी इंक्रीज़ करता होता है। ठीक है, देखें, अब जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में है ना, तो हमारा बीपी इंक्रीज़ करेगा। उसकी वजह ये है कि जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हो तो आपकी किडनी से एक हार्मोन निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ठीक है, और वो होता है हमारे पास एपिनेफ्रीन। ठीक हो गया, एपिनेफ्रीन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। जैसे ही हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में जाते हैं तो एपिनेफ्रीन रिलीज़ होना स्टार्ट होता है। जैसे वो रिलीज़ हुआ, उसने क्या किया, उसने जो है वेज़ो कंस्ट्रिक्शंस करा दी। ठीक है, जैसे ही ब्लड वेजल्स कंस्ट्रिक्ट हुई, कंस्ट्रिक्ट होने का मतलब होता है वेजल्स तंग हो गई हैं। ठीक है, कंस्ट्रिक्ट हो गई तो क्या हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें कि जैसे दो पाइप हैं, ठीक है, एक खुला है और एक तंग है। ठीक है, अब पानी किस में से ज़्यादा प्रेशर में से गुजरेगा, तंग वाले में से कि जो खुला है उसमें से? जो तंग है, ठीक है, पाइप, उसमें से पानी ज़्यादा फ्लो के साथ जाएगा ना, ज़्यादा मतलब प्रेशर के साथ जाएगा। इस तरह से जो हमारी ब्लड वेजल्स हैं जब कंस्ट्रिक्ट होती हैं, ठीक है, तो उसमें ब्लड प्रेशर जो है हमारा इंक्रीज़ कर जाता है। ठीक होगी, बात समझ आ गया। और इसके अलावा फर्दर हम बात करें हमारे जीआईटी की, जब हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हैं तो क्या हमारा कोई खाने पीने को दिल करता है, मूड होता है? नहीं होता। ठीक है, वो इसलिए कि जो हमारी जीआईटी है, इसकी जो मोटिलिटी है ना, वो डिक्रीज़ कर जाती है। ठीक है, यानी कि जो सिक्रीशंस हैं वो डिक्रीज़ कर जाती हैं, यानी कि कम से कम मतलब सिक्रीट होता है सारा कुछ। ठीक है, एचसीएल वगैरह, पेप्सिन, ये सारे एंजाइम्स इसमें बड़ा रोल रखते हैं। ये हम नेक्स्ट चल के डिटेल में इसको पढ़ते होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना, ये तो हमारी जीआईटी की बात होगी। इसके अलावा हम अपने यूरिनरी प्रोसेस की तरफ चलें तो उसमें क्या इफ़ेक्ट आ जाएगा मेजरली, उसमें अब जो हमारा मसल होता है ना, जो यूरिनरी प्रोसेस के लिए मतलब मेन जिसका काम होता है वो होता है जी हमारे पास डेट्रिस मसल। ठीक है, डेट्रिटिस मसल। ठीक है जी, ये मसल का नाम होता है। अब क्योंकि हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में थे, ठीक है, इसलिए जो है ये जो यूरिनरी प्रोसेस है ना, ये भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो डेट्रस मसल है वो रिलैक्स कर जाता है। बात समझ आ गई। इसके अलावा और हम बात करें हम सेक्सुअल ऑर्गन्स की तरफ, तो सेक्सुअल जो ऑर्गन्स हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स जो हैं वो भी स्ट्रेसफुल कंडीशन में रिड्यूस हो जाती हैं। क्लियर? ये तो थी एक जनरल सी बात आपको समझाने के लिए। अब हम जितने भी हमारी बॉडी के जो है ना सिस्टम्स हैं, उनमें सिस्टम वाइज हमारे क्या इफ़ेक्ट आ रहे हैं, सिम्पैथेटिकली, पैरासिम्पैथेटिकली, वो इन चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक हो गया। अब देखें, सबसे पहले ये जो मेंशन किया है ना रेड से, ये सिम्पैथेटिक है, और जो ब्लू से मेंशन है वो है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक हो गया। अब सबसे पहले देखिएगा आइज़ पे हमारा क्या इफ़ेक्ट आ रहा है सिम्पैथेटिकली। जब हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होंगे तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्यूपल है वो डायलेट करता है। उसके डायलेट करने की क्या वजह है, उसके डायलेट करने की वजह ये है कि जो हमारी आई के मसल्स हैं, ठीक है, जिसका नाम है आइरस रेडियल मसल, ठीक है, वो उसकी क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है, और प्यूपल का रहता है,
डायलेट कर जाता है। ठीक हो गया। अब पैरासिम्पथेटिकली क्या इफ़ेक्ट आएगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आइरिस स्फिंक्टर मसल। ठीक है जी। अब जब हम पैरासिम्पथेटिक यानी कि स्ट्रेसफुल कंडीशन से बाहर निकल आएंगे, ठीक है, तब क्या होगा? प्यूपल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि क्या होगा, जो हमारे सिलरी मसल्स है ना आई में, ठीक है, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ठीक है, अकोमोडेशन के लिए जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ज़्यादातर। ठीक हो गया, उस पर इफ़ेक्ट आ जाएगा। उसके अलावा अब देखें हम लैक्रिमल ग्लैंड्स जो कि हमारे आइज़ में होते हैं, ठीक है, जब हम वो क्या करते होते हैं, आइज़ की जो हमारी टीयरिंग है उसे स्टिमुलेट करते हैं। ठीक हो गया, अब समझ आ गई। अब ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया में देखें तो क्या हमारा जो है आता होता है पैरासिम्पथेटिकली। ठीक है, पैरासिम्पथेटिकली तो कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, सिक्रेशंस इंक्रीज्ड हैं, लेकिन अगर स्ट्रेसफुल कंडीशन है तो तब क्या होना है? डायलेशन हो जाएगी। ठीक हो गया। इसके अलावा जो हमारे स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं इन पे क्या इफ़ेक्ट आता है? ठीक है जी, थिक हो जाती हैं, ठीक है, विस्कस सिक्रीशंस हो जाती हैं। ठीक हो गया, समझ आ गई। अब जब हम ये तो है ना स्ट्रेसफुल कंडीशन में, ठीक है, जब हम पैरासिम्पथेटिक यानी कि हम रिलैक्स कंडीशन में हैं, ठीक है, तब क्या होना है? तब वही नॉर्मल कंडीशन होगी, वाटरी सिक्रेशन होती जो होती है। सही हो गया। और इसके अलावा अब एड्रिनल मेडुल्ला है, ठीक है, जब हम स्ट्रेसफुल कंडीशन में होंगे, सिक्रेशन ऑफ एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन होगी, स्ट्रेस हार्मोन की रिलीज़ होगी। ठीक हो गई, ये मैंने आपको पहले बताया। अब यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा कि जो हमारे पास किडनी होती है ना, उसको जो है हमारी जो इनर्वेशन है ना वो जस्ट सिम्पथेटिक की जा रही होती है। ठीक है, सिम्पथेटिकली एक्टिवेट जब होता है तभी जो है ना हमारी जो किडनीज वर्किंग में होते हैं। समझ आ गई। अब देखिएगा यूरेटर्स पे क्या इफेक्ट आ रहा है? रिलैक्सेशन ऑफ डेट्रस मसल्स। ठीक हो गया, डेट्रस क्या है जी? मसल का नाम है। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब देखिएगा जेनिटल्स पे क्या इफेक्ट आ रहा है? स्टिमुलेशन ऑफ इजैकुलेशन, स्टिमुलर ऑफ इरेक्शन, ये सारा कुछ समझ आ गया आपको। अब देखिएगा हार्ट पे क्या इफेक्ट आएगा? हार्ट पे वही आपको मैंने बताया कि हार्ट रेट हमारा इंक्रीज़ करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा जीआईटी पे क्या इफेक्ट आ रहेगा? जीआईटी की मोटिलिटी डिक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से सिक्रेशंस कम होंगी और खाना पीना जो है हमारा कम हो जाएगा स्ट्रेसफुल कंडीशन में। ठीक है, लेकिन जब हम पैरासिम्पथेटिकली जो हमारे क्या इस पर इफ़ेक्ट आएगा? इंक्रीज़ मसल की जो मोटिलिटी है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी। समझ आ गया ना। अब देखिएगा फीमेल में क्या मतलब इसके इफ़ेक्ट्स आएंगे। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस। ओके, इसके अलावा और भी इसके मज़ीद फंक्शन है, ठीक है, जो कि मैं वर्बली आपको बताऊंगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, इनर्वेशन बाय एएनएस। ठीक है, यानी कि जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये किस किस तरह से इनर्वेट होता है, हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स को कैसे कैसे इनर्वेट करता है। ठीक हो गया, इसको हम डिटेल में देखते हैं। यानी डुअल इनर्वेशन होती है इसकी। कैसे? यानी कि इसको सिम्पथेटिक भी एक्टिवेट कर रहा होता है और पैरासिम्पथेटिक भी एक्टिवेट करता है। अब वो कैसे देखते हैं। मोस्ट ऑर्गन्स आर इनर्वेटेड बाय बोथ डिवीजन्स ऑफ एएनएस, यानी पैरासिम्पथेटिक भी और सिम्पथेटिक भी। दस इसी तरह वेगल पैरासिम्पथेटिक इनर्वेशन स्लोज द हार्ट रेट। ठीक है, यानी कि अब जो हमारी पैरासिम्पथेटिक है ना वो तो यही था कि हमारा हार्ट रेट नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो वेगल स्टिमुलेशन जाएगी ना हार्ट की तरफ तो वो तो हार्ट को नॉर्मलाइज करेगी, स्लो की तरफ लेके आएगी। लेकिन अब जो सिम्पथेटिकली इनर्वेशन जाएगी वो क्या करेगी? हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगी। इसी तरह ठीक है, ये साबित होता है कि जो हमारा हार्ट है उसकी डुअल इनर्वेशन है, यानी कि उसको सिम्पथेटिकली भी मतलब उस पर इफ़ेक्ट आता है और पैरासिम्पथेटिकली भी उस पर इफ़ेक्ट आता है। ठीक हो गया। इसके अलावा अब देखें, फॉर एग्जांपल वेगस नर्व इज़ प्रीडोमिनेंट फैक्टर फॉर कंट्रोलिंग हार्ट रेट। अभी जो वेगस नर्व है ना हमारी, ये क्रेनियल नर्व है हमारी। ठीक है, ये यानी कि कंट्रोल ही हार्ट रेट को करती है। सही हो गया, समझ आ गई बात। अब डुअल इनर्वेशन ऑफ ऑर्गन इज डायनामिक एंड फाइन ट्यून कंटिन्यू टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। अब ये डुअल इनर्वेशन है इसका क्या मतलब है जी? यानी कि डुअल इनर्वेशन किस लिए ज़रूरी है? होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। अगर डुअल इनर्वेशन मेंटेन नहीं होगी तो हमारा कोई भी सिस्टम अच्छे तरीके से इफ़ेक्ट नहीं करेगा। ठीक हो गया, बात समझ आ गया।
अब देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट था ना, हार्ट को तो डुअल इनर्वेशन जा रही थी, और इसके अलावा कौन सा बॉडी में ऑर्गन है जिससे डुअल इनर्वेशन जाती है? हमारे लंग्स। ठीक है जी, लंग्स भी डुअल इनर्वेशन ही जाती है। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिकली भी और सिम्पैथेटिकली भी। ठीक हो गया। अब देखते हैं सिम्पैथेटिक इनर्वेशन, यानी कि वो ऑर्गन्स बॉडी के जिन्हें जस्ट सिम्पैथेटिक इनर्वेशन जाती है, पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन नहीं जाती। अब वो कौन कौन से हैं? ठीक है, वो है किडनी। ठीक है, उस पर एड्रेनल मेडुला उसका पार्ट है, यानी कि ठीक है जी, पाइलोमोटर मसल्स होते हैं। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं हमारे। ठीक हो गई। ये जो हमारे जितने भी हमारे मैंने आपको बताए हमारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इन्हें जस्ट सिम्पैथेटिकली इनर्वेट किया जाता है, पैरासिम्पैथेटिकली कोई इनकी जो है ना एक्टिविटी नहीं होती। समझ आ गई इनर्वेशन की। अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है जी, तो ये ना डिफरेंस था बुक में, मैंने भी इसे मेंशन किया है। डिफरेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसको मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। तो जस्ट अब हम इसे ओवरव्यू करेंगे जी, हमने पढ़ा क्या क्या था इसमें। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक का। सबसे पहले क्या मेंशन है? साइट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, यानी कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इसका रीजन क्या था? थोरैकोलम्बर रीजन था। ठीक है, T1 से L2 तक। और पैरासिम्पैथेटिक का क्रेनियोसैक्रल रीजन, यानी मैंने आपको बताया था ना कि इसमें हमारे क्रेनियल नर्व्स भी इन्वॉल्व हैं। ठीक है, C3 C7 C10 ये हमारी इन्वॉल्व थी। ठीक है, उसके अलावा सैक्रल रीजन भी हमारा इन्वॉल्व था S4 तक। सही हो गया। अब फाइबर की लेंथ भी मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, जो प्री गैंग्लियोनिक होता है ये इसमें शॉर्ट होता है और पोस्ट गैंग्लियोनिक इसमें लॉन्ग होता है। प्री गैंग्लियोनिक इसमें शॉर्ट क्यों होता है ये भी मैंने आपको बताया था। उसकी वजह ये थी, जो प्री गैंग्लियोनिक है उसका इफेक्टर ऑर्गन उसके पास होता है। ठीक है, इसीलिए ये इसका जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर है ये शॉर्ट है। और जो लॉन्ग पोस्ट गैंग्लियोनिक क्यों है, लॉन्ग क्यों था ये? वो इसलिए लॉन्ग था, इसका इफेक्टर ऑर्गन जो था वो इससे दूर था, इसीलिए इसका पोस्ट गैंग्लियोनिक लॉन्ग था। ठीक हो गया, ये भी सेम एज इट इज़ था। अब लोकेशन ऑफ गैंग्लिया क्या था? क्लोज टू स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, क्योंकि गैंग्लिया हमारे पास था स्पाइनल कॉर्ड के, इसीलिए इसका प्री गैंग्लियोनिक भी शॉर्ट था। समझ आ गया। अब देखिएगा कि जो हमारा हाँ जी, लोकेशन ऑफ गैंग्लिया है पैरासिम्पैथेटिक का। ठीक है, वो विदन और नियर इफेक्टर ऑर्गन, इसलिए हमारा जो प्री गैंग्लियोनिक है इसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक जो है वो शॉर्ट है, क्योंकि उसने अपना फंक्शन उसको परफॉर्म करने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ना, क्योंकि उसका इफेक्टर ऑर्गन उसके पास ही है, इसीलिए उसका पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्ट और प्री गैंग्लियोनिक लॉन्ग है। प्री गैंग्लियोनिक लॉन्ग क्यों है? क्योंकि इसने ओरिजिनेट कहाँ से होना है? ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, ब्रेन से, इसीलिए जो है मैं ट्रैवलिंग करते हुए, ठीक है, इम्पल्स जाते हुए टाइम लगना है, इसीलिए इसका प्री गैंग्लियोनिक क्या था? लॉन्ग था, और पोस्ट गैंग्लियोनिक का क्या था? शॉर्ट था। पोस्ट गैंग्लियोनिक शॉर्ट क्यों था जी? उसकी वजह यही थी कि उसका इफेक्टर ऑर्गन उसके पास था। समझ आ गई बात। अब देखिए, अब प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ब्रांचिंग, यानी कि जो प्री गैंग्लियोनिक और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर थे हमारे पास, ठीक है, यानी कि इनकी ब्रांचिंग अब एक्सटेंसिव किस में होगी? सिम्पैथेटिक में, क्योंकि इसका एक्शन जो है बहुत डिफ्यूज़ होता है। डिफ्यूज़ होने का मतलब है कि जब ये सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, सिम्पैथेटिक सिस्टम, तो इसके हर ऑर्गन पे इफेक्ट आ रहे होते हैं। इसके मल्टीपल आइज़ पे इफेक्ट आ रहा होता है, हार्ट पे इफेक्ट आ रहा है, GIT पे, यानी कि सारे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है, इसीलिए इसका इफेक्ट जो है डिफ्यूज़ होता है। ठीक है, अब देखें, यानी कि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक है उसका इफेक्ट जो है डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का क्या मतलब है? यानी कि लिमिटेड ही होता है ना, यानी कि एक वक्त में एक ऑर्गन के पास इसका इफेक्ट जाएगा। अब बात समझ आ गई? इसको बड़े अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आ जाता होता है UHS में। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। तो क्लास आज का हमारा लेक्चर यहीं तक का था। ठीक है जी, तो बाकी इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, और मेजरली हम कोलिनर्जिक एगनिस्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा मेन टॉपिक था। ठीक है जी, थैंक यू फॉर अटेंशन। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।